अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्केरी स्टोरीज को पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी, आयतुल कुर्सी जरूर पढ़कर अपने ऊपर हिसार कर लें। हैंड फ्री लगा लीजिए और कमरे की लाइट ऑन कर लें, क्योंकि जब भी डरावनी कहानियाँ सुनी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं तो इंसानी फितरत है कि एक डर इंसान के ऊपर तारी हो जाता है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की स्केरी स्टोरी का। आज की पहली स्केरी स्टोरी नवीद शेयर कर रहे हैं। नवीद कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 3 साल पहले की बात है। मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं थी। हर जगह पर कोशिश करने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तो जिस तरह से सभी दोस्त, रिश्तेदार और फैमिली वालों ने मिलकर मुझे एक ऑटो रिक्शा ले दिया। मेरी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल सकती, तो मुझे लोगों ने एक ऑटो रिक्शा ले दिया और मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। शुरू में तो मुझे खासा मसला बनता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रास्तों की भी समझ आ गई और मैं आदी हो गया। और इस काम में मुझे जैसे मेरा दिल भी लग गया और कामयाबी भी नजर आई। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे के बाद मुझे मेरा एक दोस्त था, एक कच्चे का ही रास्ता था, गांव की तरफ जाता था। तो जिस तरफ 11वां रिसाला है, 16वां रिसाला है, सॉरी, उस तरफ वो रास्ता जाता था, तो मैं अक्सर उस साइड पर जाता था। तो वो मोतिये के फूल, चमेली के फूल, गजरे, हार ये बेचा करता था। 1-2 बार वो मुझे वीरान रास्ते पर नजर आया और मैंने उसे अपने रिक्शे पे बिठा लिया कि चलो मेरा रिक्शा खाली है, इसने आगे जाना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। वो 16वें रिसाले रहता था। वो जब भी मेरे रिक्शे में आता, वो जाते वक्त जो उसके पास 2-4 हार बचे होते वो मेरे रिक्शे में लगा जाता। मुझे भी अच्छा लगता, रिक्शे से खुशबू महकने लग जाती। तीसरी रात थी जब उसने मेरे रिक्शे में फूल लगाने के बाद वो चला गया। अब मैं आगे कच्चे के रास्ते से होकर जा रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे कानों के साथ किसी औरत के चीखने की आवाजें टकरा रही हैं। बिल्कुल वीरान रास्ता था, आसपास जैसे झाड़ियां, दरख्त और वीराने का इलाका था। वहां पर घर वगैरह नहीं थे। घरों का सिलसिला तो भी खासा आगे जाकर शुरू हो रहा था। तो जब मैं वहां से गुजर रहा तो मुझे औरत के चीखने की आवाजें आई। मैं बड़ा हैरान, कितने वीराने में औरत की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह ना करे कहीं यहाँ पर किसी औरत के साथ कोई तकलीफ ना बन गई हो। मैंने रिक्शा थोड़ा आहिस्ता किया, बल्कि रोक लिया और बाहर झांक कर देखने लगा। मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल की टॉर्च से भी देखने की कोशिश की, मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आया। जो ही मैं रिक्शा स्टार्ट करने लगा, आवाजें थोड़ी करीब हो गई। मैं थोड़ा सा डर गया कि नजर तो कोई नहीं आ रहा, सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं, तो यहाँ पर रुकना बेहतर नहीं है। मैंने फिर से अपना रिक्शा स्टार्ट किया और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे रिक्शे के साथ साथ कोई भाग रहा है। कभी एक लंबी सी टांग नजर आ जाए, कभी एक लंबा सा बाजू नजर आ जाए। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या माजरा है, ये क्या मखलूक है जो जिसकी इतनी लंबी टांग कभी नजर आती है, कभी एक हवा में लहराता हुआ हाथ और बाजू नजर आता है। मैंने रिक्शा और तेज कर लिया। जो ही मैंने बाहर झांक कर देखा तो मुझे एक बहुत कदावर औरत नजर आई, बिल्कुल दुबली पतली सी, इतनी कमजोर और पतली सी थी और इतनी लंबी सी, दरख्तों तक उसका जैसे सर जा रहा था। और वो पीछे एक दरख्त के पास मुझे खड़ी नजर आई, उसकी आंखें चमक रही थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि मैं डर गया। मैंने अपना रिक्शा और तेज किया। आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता मैं वहां से निकल गया। समझ भी नहीं आया कि ये माजरा है क्या, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है। घर पहुंचा, घर जाकर रिक्शा खड़ा किया, रिक्शे से उतरा, सर चकराने लग गया, तबीयत खराब हो गई, मुझे शदीद बुखार हो गया। इतना बुखार, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि जैसे मुझे कपकपी तारी हो गई।
گھر والے سارے پریشان، میری وائف بڑی پریشان کہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں یہی میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ گھر والوں نے، امی ابو سب جاگ کے، میری بیوی بھی میرے پاس تھی، سب تھے، جیسے گھر کے ٹوٹکے سو ہوتے ہیں، چائے وغیرہ پلائی، میرے اوپر کمبل وغیرہ دیے۔ بخار شدید، مجھے جسم میں درد۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ایسا محسوس ہونے لگا جس طرح سے رکشے کو کسی نے سٹارٹ کیا۔ ہم لوگ سب اندر تھے۔ ابو سمجھے چور آ گیا، ابو باہر بھاگے تو رکشہ ہم لوگوں کے صحن میں ہی کھڑا تھا، کونے میں۔ ابو کہتے ہیں مجھے اس میں سے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئی ہیں۔ جب ابو رکشے کے پاس بھاگ کر گئے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو بھاگے بھاگے اندر آئے، ابو نے کہا کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگا کوئی چیز چمکی ہے اندر، جیسے آنکھیں ہوتی ہیں۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ راستے میں یہ 16ویں رسالے والے راستے پر میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، کچھ چڑیل تھی، جنی تھی، کیا مخلوق تھی جو میرے پیچھے لگ گئی۔ امی نے کہا کہ ایسا کیا کام تم نے کیا کہ تمہارے پیچھے پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا، تم اسی راستے سے ہو کر آتے ہو؟ میں نے کہا کہ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی۔ رات بھر جیسے ہمارے گھر میں آہٹیں سنائی دینا، کبھی رکشے کو کوئی چھیڑ رہا ہے، کبھی ایسا لگنا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی بھاگ کر اوپر جا رہا ہے۔ امی نے کہا کہ کوئی صحن میں باہر نہ نکلے۔ ابو نے بھی یہی کہا کہ یہ مخلوقات جب ظاہر کرتی ہیں تو تنگ کرتی ہیں، شاید جس راستے سے تم گزر رہے تھے وہ کئی راستے میں کھڑی ہوگی تو اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہوگا۔ پوری رات یہ کام ہوتا رہا۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو میرا رکشہ، میں ہمیشہ صحن کے کونے میں کھڑا کرتا تھا، وہ رکشہ بالکل برآمدے کے پاس آیا ہوا تھا، لاک رکشہ، چابیاں بھی کوئی نہیں تھی۔ کیسے وہ وہاں پر آیا؟ بڑا عجیب ماجرا تھا۔ میں جاگا، کچھ بخار میرا کم ہوا، ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ امی ابو نے کہا کہ سب سے پہلے مولوی صاحب کے پاس جانا ہے۔ میں گھر سے نکلا، مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا، کہتے بڑی سخت مخلوق تمہارے پیچھے آئی ہے، چڑیل آفت تھی جس راستے پر تم تھے، تمہارے پیچھے آئی ہے، وہ تمہارے پیچھے 2-3 دنوں سے ہے۔ تم ایسا بتاؤ، تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے، کوئی نیا کام ایسا تمہارے ساتھ ہوا ہو جو پہلے کبھی ہوا نہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی ایک آدمی ہے مجھے راستے میں ملتا ہے، تو میں نے اسے 1-2 دفعہ اپنے رکشے میں بٹھایا ہے، وہ چنبیلی کے پھول، موتیے کے پھول جیسے ہوتے ہیں ان کے ہار بناتا ہے، گجرے بناتا ہے، وہ بیچتا ہے لوگوں کو۔ اس کو میں اپنے رکشے میں بٹھا کر تو وہاں پر کونے پر اتار دیتا ہوں، وہ جاتا جاتا کچھ ہار میرے رکشے میں لٹکا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسی وجہ سے یہ چڑیل تمہارے پیچھے آ رہی ہے، کیونکہ جو چڑیل آفت ہوتی ہے، جو یہ جنات ہوتے ہیں، یہ عاشق ہوتے ہیں ان چیزوں پہ۔ موتیے کی خوشبو پر تو چڑیل بہت زیادہ عاشق ہوتی ہے، اسے بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، موتیے کی خوشبو عاشق ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ رات کے وقت جو بھی کوئی گجرے پہنے، گاڑیوں میں، رکشوں میں، موٹر سائیکلوں پر ہار لٹکائے، ان کو جنات لازمی تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص اگر اس راستے پر چڑیل ہو تو۔ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ نینو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ گھر آیا، گھر آ کر وہ موتیے کے پھول بھی ہار اتار کر باہر پھینکے۔ اس رات ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہوا، میرا بخار بھی ایک دم جیسے کم ہو گیا۔ اگلے دن میں پھر رکشہ لے کر گیا، واپس آنا تھا مجھے اسی راستے سے ہو کر۔ وہ آدمی کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے رکشے میں بٹھا تو لیا، ڈر میں مجھے بڑا لگ رہا تھا، یہ بھی میرے دل میں خوف اور ترس آ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کو آج نہ بٹھایا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ اس کو میں نے بٹھا لیا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ موتیے کے پھول میرے رکشے میں مت لگانا، مجھے ان سے سر درد شروع ہو جاتی ہے، ان کی خوشبو بہت تیز ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے ان کے اوپر تو بہت جنات اور جیسے چڑیلیں آفتے ہوتی ہیں، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں جنات کے، میرے گھر میں یہ لے کر نہیں جاتا، یہ راستے میں اگر ایک آدھا گجرا یا ہار بچ جائے، جیسے تمہارے رکشے میں لگا دیتا ہوں، کوئی گجرا بچے تو میں ویرانے میں پھینک کر چلا جاتا ہوں۔ پہلے جب میں یہ پھول بناتا تھا، ہار بناتا تھا، میں اپنے گھر میں ان کو رکھتا تھا، تو ہمارے گھر میں ایک عورت کے بولنے کی آواز سے آنا شروع ہو گئی تھی رات کے وقت۔ جس جگہ پر ہار اور یہ گجرے رکھتا ہے وہاں پر باقاعدہ ایک عورت بیٹھی، کبھی کھڑی نظر آنے لگی تھی۔ تو پھر ایک بزرگ نے منع کیا تھا ان کو گھر میں مت رکھو، میری بیٹی ڈرنے لگ گئی تھی بہت زیادہ، اس لیے میں باہر ہی پھینک کر جاتا ہوں، اور جس دن میں اس ویرانے میں کوئی گجرا یا ہار نہ پھینکوں مجھے ایک عورت کے چلانے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ
तुम इस वीराने पर लेकर ना खड़े हुआ करो, तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत से जिन्नात हैं, ये वीराने की जगह है। वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे एक आधा गजरा, हार या ये चीज़ बचाकर लानी ही होती है, इसीलिए मैं मजबूरन 2-3 हार और गजरे बचा लेता हूँ, अगर रास्ते में मुझे ये मखलूकात तंग करें तो मैं उधर इनको फेंक कर अपनी जान बचा लूँ। उस आदमी की ये बातें सुनने के बाद मैं थोड़ा और डर गया। खैर इतने में बातें करते करते उसकी वो जगह आ गई, उसको मैंने उतार दिया, वो चला गया। अब मैं आगे रिक्शा लेकर जा रहा था और वही सड़क आनी थी जहां पर एक रात पहले मेरे साथ वो हादसा हुआ था और मुझे वो नजर आई थी। मैं उस रास्ते पर जा रहा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वीरान सड़क थी। तभी मैं क्या देखता हूँ, एक दरख्त के पास एक कोने पर एक औरत खड़ी थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और दुपट्टा ऐसे जैसे जैसे घूंघट निकालते हैं। थोड़ा सा मैं डर गया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया, मैंने रिक्शा नहीं रोका, मैं तेजी से रिक्शा लेकर आगे निकल गया। जो ही मैं रिक्शा लेकर आगे निकला, इतनी खौफनाक चीखें पीछे से गूंजी। मैंने पलट कर देखा तो वो वहां पर कुछ भी नहीं था, वो गायब हो चुकी थी। मेरा रिक्शा बहुत भारी हो गया, बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे फिर बुखार हो गया, फिर वही हालत, जिस्म बेचैन बेजान और खौफ सा तारी हो गया मेरे ऊपर, जैसे मुझे मेरे कानों में वो चीखें दोबारा से गूंज रही थी। उस रात मुझे ख्वाब आया और ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ, उस रास्ते के दरमियान में एक भयानक औरत बैठी है। वो इतनी खौफनाक है, बहुत ज्यादा खौफनाक। उसकी जैसे लंबी सी जुबान है, दांत बाहर हैं। वो मुझे कहती है, दोबारा अगर तुम इस रास्ते से आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस इतने मैंने ख्वाब देखा, मेरी आंख खुल गई और मैंने एक अजीब से परिंदे की आवाज भी सुनी। रात का पिछला पहर था, सब सो रहे थे, मैंने किसी को जगाया नहीं। सुबह मैं जागा, मैं मौलवी साहब के पास गया, मैंने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब सुन के थोड़े परेशान हो गए। वो कहने लगे कि वो चीज़ तुम्हारे पीछे लग गई है, कुछ दिन कोशिश करो इस रास्ते से ना आओ, मेन सड़क की तरफ से आ जाओ, ये 16वें रिसाले वाले रास्ते पर तुमने नहीं आना। तकरीबन 11 दिन परहेज करो, उसके बाद बड़ी मजबूरी हो तो आना। और उस आदमी के बारे में सोचना छोड़ दो जो मोतिये के हार लेकर वहां पर खड़ा होता है, पता नहीं वो भी इंसान है या कोई जिन है, वरना इस वीराने में कौन आधी रात को गजरे और मोतिये के हार लेकर खड़ा होता है, तुम ये भी देखो। जब मैंने उनकी ये बात सुनी, मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। 10-11 दिन गुजर गए, मैं दूसरी मेन सड़क से आने लग गया और टाइम से घर जाता था। उसी दौरान मुझे एक बुजुर्ग मिले एक रास्ते पर, वो कोई साहिब इल्म थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात का बसेरा हुआ है। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने मुझे खुद सारी बात बताई। उनके मुंह से जब मैंने बातें सुनी, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे एक जिन और एक चुड़ैल लगी हुई है, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो उस जिन से तुम मुखातिब भी हुए हो। मैंने उन्हें बताया कि जिन का तो मुझे नहीं पता, एक आदमी अजीब सा जरूर मिलता था। उनका ये कहना था कि वो इंसान नहीं, वो भी जिन ही था, वो पूरा इलाका ही जिन्नात का है। वो जानबूझकर वहां पर खड़ा होता था कि तुम उस रास्ते से गुजरो और तुम पर उनका बसेरा हो। फिर उन्होंने मुझे हिफाजत का एक तावीज दिया और मैंने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। 6-7 माह गुजर गए, फिर बिल्कुल ठीक हो गया, रिक्शा ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। 6-7 माह के बाद मेन रोड एक दफा बंद था, ब्लॉक था। मजबूरी थी, मुझे 16वें रिसाले वाली साइड से ही जाना था। मैं उधर से अपना रिक्शा लेकर जा रहा था। वही टाइम रिक्शे में हिफाजत का तावीज लगा हुआ था, मेरे गले में भी तावीज था। ना मुझे वो बंदा नजर आया और ना ही उस रास्ते पर कोई और औरत। वो वही मखलूकात थी, क्योंकि उन बुजुर्ग ने मुझे कह दिया था इस हिफाजत के तावीज के बाद तुम्हारे रास्ते में वो नहीं आएंगे। फिर मैं अभी भी रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन मैं कभी भी 16वें रिसाले वाली साइड से नहीं जाता। उस रास्ते पर इतना जिन्नात है, इतना जिन्नात है कि वो वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, आवाजें देते हैं। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नवीद आपका। लिसनर, हमेशा ऐसे वीरान रास्तों से गुजरने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, हमेशा पहुंचाते हैं। और ख़ास तौर पर जब आपने खुशबुएं लगाई हों, परफ्यूम लगाए हों, चमेली, मोतिये के फूल, कचरे हों, तो वहाँ पर तो जिन्नात लाजमी पीछे लगते हैं। बहुत से लोग डर जाते हैं, उन पर बसेरा हो जाता है जिन्नात का। तो प्लीज़ अपनी हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता।
ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।